बाद ईच हर प्लांट अब इसमें पौधे को नहीं कहेंगे, प्लांट जो फैक्ट्री वगैरह उनकी जो जिसमें काम करते हैं, जिसमें कोई चीज़ें तैयार की जाती हैं, उससे प्लांट कहा जाता है। तो ईच प्लांट फैक्ट्री जो भी चीज़ तैयार करने वाली फैक्ट्री है, और एग्रीकल्चर कम्यून्स हैज़ अ हेल्थ सेंटर, जो भी अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है, हर एक का अपना हेल्थ सेंटर होगा। फैक्ट्री वालों का अपना हेल्थ सेंटर होगा, एग्रीकल्चर वालों का अपना हेल्थ सेंटर होगा। हेल्थ सेंटर मेडिकल वगैरह वहाँ पे अपनी होती है। एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन, फर्स्ट एड भी मिलेगी आपको, तो फर्स्ट एड भी इमदाद मिलती है। ओनली इन मोर सीरियस केसेस, बहुत कम केसेस है, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए होगा मेडिकल के हवाले से आपको सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस है और द सिक सेंट टू द हॉस्पिटल, सिक बीमार को हॉस्पिटल भेजा जाता है। वर्कर्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, याद रखना कि उसकी रिटायरमेंट एज क्या है। वर्कर रिटायर एट द एज ऑफ 60, जितने भी वर्कर्स हैं वो 60 से, पाकिस्तान का भी 60 एज है, तो वर्कर्स 60 की एज में रिटायर हो जाते हैं। फीमेल वर्कर्स एट 50 और 55 इफ़ दे डू क्लैरिकल वर्क, क्लैरिकल अगर क्लर्क वगैरह का काम करती हैं तो 50 से 55 की एज में वो रिटायर हो जाती है। द फैक्ट्री कैन समटाइम्स एग्री, जो फैक्ट्री होती है समटाइम्स कभी कभार एग्री होती है, समटाइम्स एग्री, द फैक्ट्री कैन समटाइम एग्री टू कीप अ वर्कर ऑन आफ्टर इज पास रिटायरमेंट एज। अब आपके फिजिकल स्ट्रेंथ पे है कि अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, अगर आप फिजिकली, अगर आप जिस्मानी तौर पे इतने ताकतवर हैं कि आफ्टर 60 भी आप काम करने के अहल हैं, या वर्कर के पास जो फैक्ट्री है या जो प्लांट है उनके पास मज़दूरों की कमी है, तो फिर क्या करेंगे, तो वो उसी वर्कर्स को ऑन रखते हैं, उसी वर्कर्स को काम पे रखते हैं, उसी वर्कर से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे साथ काम आगे कंटिन्यू रखें। तो रिटायरमेंट एज पास करने के बाद भी अगर उसमें अंदर स्ट्रेंथ है या वर्कर की कमी है तो कंपनी उसे रिक्वेस्ट करके उन्हें दोबारा काम पे रख लेती है। पेंशन्स आर रिलेटेड टू वर्क सीनियरिटी, जो पेंशन्स मिलती है वर्क, पेंशन जो होती हैं वो जितने आप सीनियर होंगे, जितने आप पुराने होंगे, उस हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। वर्क की सीनियरिटी के कितना अरसा उन्होंने काम किया उस पर बेस करती है। एंड वेरी VARY, वेरी कहते हैं चेंज होने को, ठीक है, डिफरेंट होने को। अब ये जो पेंशन है ये चेंज होती रहती है फ्रॉम 50 to 70%, कभी 50 मिलती है, कभी 70 मिलती है, या आपकी वर्क सीनियरिटी पे कि आप कितना अर्सा आपने काम किया है, ठीक है। अब उसके बाद वर्कर्स लास्ट वेज, 50 to 60% ऑफ वर्कर्स लास्ट वेज, वेज कहते हैं उजरत को। अगर आपकी लास्ट वेज 30,000 है, मैं अपने मुल्क के साथ कंपेयर करके बताऊंगा, तो अगर आपकी लास्ट वेज 30,000 है तो उसका 50 या 70%, अगर आप मोस्ट सीनियर तो 70% मिलेगा, अगर आप जूनियर तो 50% मिलेगा। तो आपकी वर्क सीनियरिटी पे पर बेस्ड करती है आपको ये लास्ट वेज, आपकी जितनी लास्ट वाली उजरत है, अगर आप लास्ट में 30,000 ले रहे हैं तो 30,000 का 70% निकाले तो वो आपकी लास्ट जो पेंशन लग जाती है। ईच फैक्ट्री एज अ कैफेटेरिया, हर फैक्ट्री का अपना कैफेटेरिया कैंटीन वगैरह है। वे द वर्कर्स कैन ईट 3 मील्स, जहाँ पे वर्कर जो है कैन ईट वो खा सकता है 3 मील्स, 3 खाने खा सकता है, 3 वो टाइम खाना खा सकता है आ डे, एक दिन में, फॉर 10 to 12 जवान। अब उस पर 10 से 12 जवान लगते हैं, $4.8 a month, और सिर्फ 10 से 12 जो उसके करेंसी जवान है एक महीने में उसे अदा करने होते हैं, और 3 वक्त का खाना खाएगा। द कैफेटेरिया टाइम टेबल इज टाइड अप, अब कैंटीन का जो टाइम टेबल है इज टाइड अप, वो फिक्स होता है विद कंपनी एंड शिफ्ट वर्किंग आवर्स। अब जैसे कंपनी सुबह 8 से रात 8 तक काम करती है तो कैफेटेरिया भी वो रात 8 तक खुला रहेगा। जितने वर्किंग आवर्स, जितने काम की दौरानियाँ हैं, वो तब तक कैफेटेरिया भी बाउंड होता है, खुला रहता है। नियरली तकरीबन ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी आपको बताया प्लांट्स, ये पौधे नहीं है बल्कि प्लांट्स जहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स तैयार की जाती है, कोई चीज़ें तैयार की जाती हैं। अब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी आप के तैयार करने वाली जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, बूस्ट नर्सरी एंड किंडरगार्टन। नर्सरी आपको मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, नर्सरी छोटे बच्चों के स्कूल्स वगैरह होती है। किंडरगार्टन भी जो 1 to 5 एज की होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चों के स्कूल है। हर प्लांट में, चाहे फैक्ट्री है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कोई प्लांट है, या जिस जगह पे भी जो फील्ड भी है, हर फील्ड का अपने नर्सरी स्कूल होते हैं और किंडरगार्टन्स होते हैं। वेयर द चिल्ड्रन आर लुकड आफ्टर, जहाँ पे बच्चों की लुक आफ्टर, जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है। एंड फेड, फीड से फेड है, फीड खाना खिलाना, फीड अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डाइटिशियन, डाइटिशियन जो फूड एक्सपर्ट होती है, डाइटिशियन कंट्रोल करता है उन्हें, जो फीमेल है। अब डाइटिशियन होती है जो
मेल है या फीमेल, वो कंट्रोल करता है। वो उनकी डाइटिशियन जो माहिर खुराक होती है उसके अंडर बच्चों को खाना खिलाया जाता है फॉर अ वेरी मॉडेस्ट सम। उनके अखराजात सम एक्सपेंसेस बड़े मॉडेस्ट सूटेबल सम में उन्हें दिया जाता है, अबाउट $1 अ मंथ, उसमें सिर्फ $1 दिया जाता है उन्हें। आप पूरा माह वो सिर्फ $1 देंगे। फीमेल वर्कर्स आर एंटाइटल टू 56 रेस्ट। 56 से पहले बात की जाएगी बिफोर चाइल्ड बर्थ, उन्हें 56 दिन पहले मुकम्मल सैलरी के साथ घर भेज दिया जाता है। रेस्ट ऑन फुल सैलरी बिफोर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, ये पहले बात हो चुकी है। व्हेन अ लो वेज, अब लो वेज कम उजरत वाला कैटेगरी वर्कर, कोई ऐसा है जिसकी बहुत कम उजरत है, कोई ऐसा वर्कर, कोई ऐसा मजदूर जिसकी कम पे है, फाइंड्स ही हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली। अब पे कम है और मेंटेन अ लार्ज फैमिली, एक बड़ा ख़ानदान है उसको पालने के लिए, उसके पास अफराद ज़्यादा है, उसके अखराजात पूरे नहीं होते। हिज एक्सपेंसेस में एक्सीड कहते हैं इंक्रीज़ हो जाना। अब उसके जो अखराजात हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे हिज इनकम, उसकी इनकम के मुताबिक। अगर उसका अखराजात 5000 है तो 5000 जितनी उसकी इनकम बनेगी एक्स्ट्रा, वो उसके मुताबिक उसकी पे लग जाती है। चाइनीज़ रीजाइम स्टेट जो है, जो सल्तनत है, जो कंट्री है, चाइनीज़ स्टेट जो है सेट अप एन असिस्टेंस सिस्टम, असिस्टेंस हेल्प सिस्टम है चाइना के अंदर, गारंटिंग जो इस बात की गारंटी देता है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। सब्सिस्टेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब्सिस्टेंस पेपर में रिपीट होता रहता है। सब्सिस्टेंस कहते हैं लाइवलीहुड को, रोजी रोटी को कहते हैं, खाने पीने को कहते हैं। अब जो गारंटी देता है चाइना का सेटअप सिस्टम, गारंटी देता है भूखे नहीं मरोगे आप, वो सब्सिस्टेंस लेवल देता है आपको, वो रोजी रोटी का वो गारंटी देता है इस चीज़ की, आपको रोजी रोटी मिलेगी आपको। द कंपनी वेयर द वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, अब ऐसा नहीं कि सारे लड़के लड़कियाँ सारे औरतें मर्द काम करते हैं। द कंपनी वेयर द वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, जहाँ पे एम्प्लॉयड जॉब करता है, जो कंपनी जिसमें वर्कर जॉब करता है। देन इंटरवेंस कहते हैं इंटरप्ट को, इंटरप्ट कहते हैं स्टेप इन को, मुदाखलत करती है। आप देखें किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको कोई और मसला है, आपकी कंपनी इंटरप्ट करेगी, आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है आपकी मुसीबत को, आपकी परेशानी को हल करने के लिए। एंड रेजिज इज टैली टू इक्वल टू द कास्ट ऑफ लिविंग, अब वो कंपनी इंटरप्ट करेगी, इंटरप्ट करके क्या करेगी, और उसके जितने भी उसके जो अखराजात है रेजिज वो रेज कर देगी, वो ज़्यादा कर देगी उसकी सैलरी को, इक्वल टू कास्ट ऑफ लिविंग इक्वल टू हिज एक्सपेंसेस, उसके जितने अखराजात हैं उसकी सैलरी उसके मुताबिक कर दी जाती है। ऊपर हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। द कम्यून्स डील्स विद दोज पेयेंट्स, कम्यून जो है वो उन किसानों के साथ डील करता है हैविंग वेजेस दैट आर टू लो, अब वो किसान जिनकी वेज जो है, जिनकी उजरत जो है वेरी लो, बहुत कम उजरत है, आर हु आर अनएबल टू मेंटेन देयर फैमिली। अब जितने भी अखराजात है हर कंपनी, चाहे वो बताया जा रहा है कि जिस मर्जी कंपनी में जिस मर्जी जगह पे काम करता है उसे पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाता है, उसे पूरी तरह उसकी जो जितना हो सकता है वो कंपनी वाले उसकी मदद करते हैं। अगर किसान है कि उसकी वेजेस जो है, उसकी उजरत जो है वो कम है, डेट आर टू लो, बहुत कम है, और हु आर अनएबल, जो कि अनएबल वो काबिल नहीं होता, टू मेंटेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली को मेंटेन रख सके, अपनी फैमिली को अच्छा खाना खिला सके, अपनी फैमिली को खिला सके, ओइंग टू फिजिकल हैंडीकैप। क्यों फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली डिसेबल है, माजूर है बेचारा, तो फिर क्या करेगा, इट यूजेस मनी फ्राम अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, तो इसके लिए ना जो वहाँ पे माजूर होते हैं इनके लिए स्पेशल फ़ंड रखा जाता है। 2% उन्होंने स्पेशल फ़ंड, कम्युनिटी फ़ंड के नाम से उन्होंने फ़ंड रखा होता है। अब जितने भी वेजेस हैं उनमें 2% उन्होंने फ़ंड रखा है। ये फ़ंड सिर्फ उनको मिलता है जो डिसेबल होते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये फ़ंड बड़ा रेयर यूज़ होता है, ये फ़ंड ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई यूज़ करने वाला वहाँ पे नहीं मिलता इसे। तो अगर कोई हैंडीकैप्ड है, अगर कोई डिसेबल है तो क्या करेगा, इट यूजेस मनी, ये जो इट यूजेस मनी फ्राम अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं बिल्ड करने को, कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं तामीर करने को, बनने को। अब ये क्या होगा, तो फिर जो स्पेशल जो फंड है उन्होंने जो स्पेशल फंड रखा हुआ है कंप्राइजिंग 2%, कंप्राइज कहते हैं कंसिस्ट को, मुश्तमिल होने को, 2% पे मुश्तमिल होता है कम्युनिटी एनुअल वेज। अब एनुअल कहते हैं जो ईयरली वेज होता है, जो सालाना 2% सिर्फ इन लोगों के लिए फ़ंड रखा जाता है, वो लोग जो डिसेबल होते हैं, इन लोगों को फ़ंड, फिर उस फंड से इन लोगों की मदद की जाती है। दीज असिस्टेंस, ये जो हेल्प है उनकी स्कीम, ये जो हेल्प स्कीम है जिसमें 2% उन्होंने फ़ंड सिर्फ डिसेबल के लिए रखा हुआ है,
तो ये असिस्टेंस स्कीम जो है, ये ऑफ़र जो है इन रियलिटी हकीकत में आर रियली रिजॉर्टेड मतलब यूज्ड। ये जो स्कीम्स है, ये ऑफ़र बहुत कम इस्तेमाल की, क्योंकि लोगों को उनकी इनकम ऑलरेडी उनकी इनकम वगैरह अखराजात के मुताबिक कर दी जाती है, तो उन्हें ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल करने की। बिकॉज क्योंकि आ फैमिली, क्योंकि जो ख़ानदान है नियरली ऑलवेज हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, हर फैमिली का मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, अखराजात जो है एक से ज़्यादा वो कमाने वाली ज़राए हैं उनके पास। इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स, इंडस्ट्री के जो वर्किंग आवर्स हैं, इंडस्ट्री के सनत के जो काम का दौरानिया है, और 8 आवर्स 8 घंटे आ डे एक दिन में, 6 डे आ वीक हफ्ते में 6 दिन है, लिविंग 1 डेज हॉलीडे एक दिन को छुट्टी होती है, आ वीक एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, नॉट नेसेसरीली ऑन संडे, नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि संडे को छुट्टी होगी। नॉर्मली आमतौर पर देयर इज़ 1 वीक्स एनुअल वेकेशन, अक्सर औकात साल में एक दफ़ा पूरे वीक की छुट्टी होती है, 1 वीक एक वीक एनुअल वेकेशन, एनुअल साल की उन्हें छुट्टियाँ होती हैं पूरा हफ्ता। 2 वीक्स 2 हफ्ते भी होती है इफ़ द वर्कर लिव्स फार फ्राम हिज फैमिली, अगर वर्कर जो है फार दूर को कहते हैं फ्राम हिज फैमिली, अगर वर्कर अपनी फैमिली से दूर रह रहा है तो उसे 2 हफ्ते की छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। एज वेल एज 2 नेशनल हॉलीडेज, ये 2 लिखा हुआ है, एज वेल एज 2 नेशनल हॉलीडेज, 2 इनको कौमी छुट्टियाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा मई 1 एंड अक्टूबर 1। मई 1 आपको पता है जो कौन सा डे होता है, 1 मई जो आपको पता है लेबर डे है, लेबर डे की छुट्टी पाकिस्तान में भी होती है, पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। और दूसरा अक्टूबर 1 इनका इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है इनका, जिस तरह हमारा 14 अगस्त है, इसी तरह अक्टूबर 1 चाइना का आज़ादी का दिन है। ये 2 नेशनल हॉलीडेज़ भी होती हैं। देयर आर 2 अपोजिट वर्ल्ड, तो देयर आर 2 अपोजिट वर्ल्ड, 2 मुख्तलिफ दुनिया है, ठीक है। जस्ट एज द 2 वेज ऑफ कंसिडरिंग चाइनाज फेट, अब वो दुनिया जो चाइना की फेट, चाइना की किस्मत के बारे में, चाइना के फ्यूचर के बारे में वो अपोजिट है, जो मुख्तलिफ दलाइल रखते हैं। कंसिडर कहते हैं थिंक को। अब 2 तरह की दुनिया है, एक दुनिया वो बताएगा, वन इज़ द रिजड वर्ड, रिजड कहते हैं रियलिटी वाली, हार्ड वाली, जो सख्त अल्फाज में बात करती है, जबकि दूसरी जो है वो सॉफ्ट, दूसरी दुनिया चाइना की है। एक रिजड वर्ड जो है वो वेस्ट की है, वो ये कहते हैं कि चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा कि चाइना जो है अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तरक्की कैसे करेगा। अब ये जो वर्ड रिजड वर्ड है, ये रियलिटी वाली वर्ड है, ये हार्ड है, ये सख्त है, जो सख्त अल्फाज चाइना के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिजड वर्ड ऑफ फिगर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, फिगर्स कहते हैं आपको पता है, काउंटिंग को कहते हैं, इदाद को कहते हैं, गिनती को कहते हैं, एंड प्रॉस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रॉस्पेक्ट्स कहते हैं रिजल्ट्स को। एक वो इदाद और नताइज की दुनिया, इदाद और शुमार की और नताइज की दुनिया बेस्ड ऑन इकनॉमिक फैक्ट्स, जो इकनॉमिक आपको पता है मैशत को कहते हैं, फैक्ट्स हकीकत। अब ये दुनिया इकनॉमिक फैक्ट्स पे बेस करती है, एज इन बाय द वेस्ट, और ये कौन देखता है, वेस्ट देखते हैं ये। अच्छा, इकनॉमिक वो कैसे देखते हैं, इकनॉमिक में कुछ इस तरह के मैशत के, आपको मैंने बताया कि चाइना की फ़िलहाल जो आबादी है वो 1.5 अरब के लगभग आबादी है, लेकिन ये आपको पता है ये चाइना जो है मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ये 1973 का चाइना है। 1973 में इस लेसन को लिखा गया था, तो 1973 का जो चाइना है, अब उसमें जो लगभग आबादी थी ये 80 करोड़ के लगभग आबादी थी, 80 करोड़ उस वक्त है, 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है अभी। और आप 1973 का पाकिस्तान देख ले तो अब कितनी आबादी होगी, 10 होगी, 15 करोड़ हो जाएगी। अब देखिए 80 करोड़ की आबादी को चाइना का एक लीडर जो है वो उसको लेके चल रहा है। अब इकनॉमिक जो फैक्ट्स हैं वो वेस्ट वाले कैसे देखते हैं, माशी तौर पे वो कहते हैं चाइना पीछे रह जाएगा। माशी तौर पे इतनी ज़्यादा आबादी, 80 करोड़ की आबादी, दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री, आबादी वाला मुल्क, 80 करोड़ के लोगों को खिलाना, 80 करोड़ के लोगों की माशी ज़रूरियात पूरी करना, 80 करोड़ के लोगों को मुनज़्ज़म करना, 80 करोड़ के लोगों को आप अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करना, ये चाइना से नहीं हो सकेगा। ये वेस्ट वाले उनके मुताबिक ये उनके हार्श वर्ड हैं, जिनके सख्त अल्फाज जो चाइना के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक दुनिया है जो वेस्ट की दुनिया है, जो चाइना के बारे में कि 80 करोड़ की आबादी को चाइना को ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ये जनाब भूखे मरेंगे सारे, ये हार्ड वर्ड है वेस्ट की तरफ से। जबकि द अदर वर्ड ऑफ फेथ, जबकि दूसरी दुनिया जो है वो फेथ की, ईमान की, इत्तेहाद की, जो यकीन की दुनिया है, जो एक माओ जो उनका प्रेसिडेंट है ये उसकी पैदा करदा दुनिया है, जो इस बात का यकीन रखता है
कि 80 करोड़ की आबादी हम एक पावर बन के दिखाएंगे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द, अब ये आबादी जो यकीन पे बनी है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द माओ थाट, अब ये आबादी माओ जो उनका प्रेसिडेंट है थाट उसकी सोच पे मुश्तमिल करती है थ्रू आउट चाइना, पूरे के पूरे चाइना में, विद द लिटिल रेड बुक उसकी एक छोटी सी किताब है। इस रेड बुक में वो अपने जितने भी अहम इम्पोर्टेंट जो जितने भी वाक़यात होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं वो उसमें महफूज रखता है, जो भी इंसिडेंट होते हैं रेड बुक में उसने महफूज रखे होते हैं। तो कहता है इस रेड बुक पे मुश्तमिल चाइना की एक माओ के एज ए प्रेसिडेंट एक उनकी दुनिया जो माओ की सोच के मुताबिक उनकी दुनिया है। एज़ फॉर वेस्टर्न इकनॉमिक लॉज, वेस्ट का इकनॉमिक, वेस्ट की जो माशी कानून है, द एंडलेस मैस ऑफ 800 मिलियन पीपल, आपको कहते हैं, आपको बताया 80 करोड़ लोगों पे मुश्तमिल जो लोग हैं, जैसे वेस्ट हार्श वर्ड यूज़ करता है चाइना के लिए, 80 करोड़ लोग हु कैन बी कन्विंस्ड, 80 करोड़ जिन्हें कन्विंस भी करना है, कन्विंस कहते हैं राज़ी करना, गवर्नमेंट उनको गवर्न भी करना है, उनको मुनज़्ज़म भी करना है, उनको इंतज़ाम में लाना है, एंड डायरेक्टेड, और उनको डायरेक्ट कहते हैं आप हुक्म देना, अब उनको हुक्म भी देना है, उनको अपनी इंस्ट्रक्शन भी देनी है, उनको मुनज़्ज़म भी करना है, उनको राज़ी भी करना है, 80 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करना है। क्लास में जितने बच्चे ज़्यादा होंगे टीचर उतना मुश्किल में होगा, जितने कम होंगे उतना टीचर आसानी से उनको पढ़ा सकता है। यही बात है कि वो कहते हैं कि 80 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करना, 80 करोड़ की आबादी को राज़ी करना, 80 करोड़ की आबादी को मुनज़्ज़म करना, 80 करोड़ की आबादी को हुक्म के मुताबिक चलाना, रूल उनसे मनवाना अलोंग द पाथ्स। अब ये रास्तों में, इन सारी बातों में ये तीनों बातें पूरी करना डिसाइडेड बाय द पावर्स, अब ये सारा कुछ डिसाइड करेगा वो पावर्स डैट बी माइट वेल ओवर थ्रू द होल प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड, और ये सारा कुछ किया जाएगा एक ऐसी पावर से डैट ओवर थ्रो जो फेंकेगी, जो कंट्रोल करेगी द होल प्रॉब्लम, सारे मसाइल को कंट्रोल करेगी फ्रॉम ऑल साइड, हर जगह से। अब ये सारे मसाइल उन्होंने कंट्रोल करनी है। एक पावर ने सारे मसाइल 80 करोड़ की आबादी को कन्विंस भी करना है, उन्हें मुनज़्ज़म भी करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देनी है, उन्हें लॉ के अंदर भी रखना है, और ये सारा काम वो सारे मसाइल हल करेगी सिर्फ एक पावर। वेस्ट के हिसाब से ये नामुमकिन सा काम है, वेस्ट के हिसाब से ये नहीं हो सकता। तो रीजनिंग विद ड्राई यार्ड स्टिक, रीज़न अक्ल के साथ हम मेजर करें, अगर रीजनिंग मेजरिंग, अगर हम मेजर करते हैं, अगर हम इसे मापते हैं विद द ड्राई यार्ड स्टिक, ड्राई रफ सी यार्ड स्टिक, आपको पता है जो कपड़ा मापने वाली जो यार्ड स्टिक जो गज़ होता है उसको कहते हैं। अगर हम गज़ ले, अगर हम रफ सी कैलकुलेशन करते हैं, आप फिगर्स एदाद की कैलकुलेशन करते हैं, अब वो चाइना की 80 करोड़ की आबादी का एदाद शुमार करेंगे, चाइना की 80 करोड़ की आबादी किस तरह की आबादी है, और ये इनका कितना फ़ायदा हो सकता है, चाइना को कितना नुकसान हो सकता है वगैरह वगैरह, के चाइना के 80 करोड़ के लोग किस तरह रह रहे हैं। उसके कहता है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए डॉलर, 80 करोड़ की आबादी है, अब 80 करोड़ में $1 अगर हर बंदा कंट्रीब्यूट करे, अगर हर बंदा $1 दे फ्राम ईच चाइनीज़, हर चाइनीज़ वुड मेक रफली $800 मिलियन। इसका मतलब है कि एक ही दिन में आपके पास 80 करोड़ डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी लोगों की तादाद को आप 1 बाई 1 देखेंगे ना, तो आपको किसी और तरह से नज़र आएगा। अब ये 4 है, आप इसी 4 को अगर आप देखें तो ये 4 कुछ इस तरह नज़र आएगा आपको, ये 4 देखें। अब ये देखें, अब सेपरेटली 4 इस तरह है, लेकिन 4 इकट्ठे हो जाएं तो किस तरह हो जाते हैं। 80 करोड़ की आबादी, इस बात को आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ। 80 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ की आबादी अगर हर बंदा $1 दे तो 80 करोड़ डॉलर बन जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इतनी बात ख़त्म नहीं हुई, आगे कहता है कि फ्रॉम ईच पर्सन वुड मीन 2 मिलियन एक्स्ट्रा। अब उसके बाद कहता है कि वुड मेक रफली $8 मिलियन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए डेज वर्क, अगर हर बंदा जो है एक दिन काम मुफ्त करे, एक दिन काम करे, डेज वर्क फ्रॉम ईच पर्सन, हर शख्स जो है एक दिन का काम एक्स्ट्रा करे, वुड मीन डैट, इसका ये मतलब होगा 2 मिलियन एक्स्ट्रा लेबरर्स, 2 मिलियन, 20 लाख आपके पास मजदूर जो है 1 ईयर, 1 साल तक आपको 20 लाख मजदूर जो है 1 साल तक आपको जो है ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 लाख मजदूरों वो काम कर देंगे आपके पास, 1 साल तक आपको मजदूरों की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, विदाउट कास्ट ऑफ द स्टेट, और इसमें कोई भी स्टेट का, कोई भी रियासत का, कोई भी कंट्री का कोई भी खर्चा नहीं होना। अब ये अगर एक बंदा एक दिन में काम करे तो 20 लाख मजदूर आपके पास
20 लाख मज़दूरों के बराबर आपको काम मिलेगा और ये 1 साल तक आपको मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विदाउट कास्ट ऑफ द स्टेट, और इसमें कास्ट को स्टेट को कोई खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। अब ट्रू टू इंक्रीज़, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद ये कि ट्रू टू इंक्रीज़ हम बात आगे बढ़ाते हैं बाय जस्ट 1 मीटर पर हेड। अभी देखें $1 की मिसाल दी, फिर लेबर की मिसाल दी। अब वो कहता है कि अगर एक कपड़ा जो है आपका, एक कपड़ा, चाइना की आबादी कितना है कि एक दिन में चाइना का कपड़ा कितना यूज़ किया जाता है, अगर आप क्या करते हैं 1 मीटर पर हेड, हर हेड का 1 मीटर आप ले लें, 1 मीटर कपड़ा ले लें। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथ, अवेलेबल आपको पता है दस्तयाब होना, तो जो कपड़ा दस्तयाब होगा फॉर इवन एज फ्यू एज 700 मिलियन चाइनीज़। अगर आप 700 मिलियन चाइनीज़ की बात करें, 700 मिलियन चाइनीज़ के लिए आपको जो कपड़ा ज़रूरत होगा, यू वुड नीड एनफ क्लॉथ टू गो अराउंड द वर्ल्ड 18 टाइम्स। अब 700 मिलियन चाइनीज़ के लिए आप जो कपड़ा यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के 18 चक्कर लगाएं। आप इतना कपड़ा चाइना के जो लोग हैं उनको वो एक दिन का इस्तेमाल है उनका, एक कपड़ा जो है। आप चाइना की आबादी आप इस तरह की है कि अब 80 करोड़ आबादी, अगर पर हेड आप इतना हिसाब लगा लें कि पर हेड जो है 1 मीटर कपड़ा लिया जाए, तो 1 मीटर कपड़ा सारे चाइनी के लिए आप क्या होगा कि आप एक नहीं, आप इस दुनिया के 18 चक्कर लगा सकते हैं उस कपड़े के साथ, इतना कपड़ा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है गो अराउंड द वर्ल्ड 18 टाइम्स, आप 18 चक्कर लगा सकते हो उस कपड़े के पूरी दुनिया में। वाइल द परचेज ऑफ ए मिलियन, अब परचेज ऑफ ए मिलियन, अगर आप एक के बाद फिर एक और एग्जांपल देता जा रहा है, अगर आप परचेज ऑफ ए मिलियन, आप मिलियन एंड अ हाफ टन, मिलियन हो गया 10 लाख, हाफ हो गया 5, हाफ टन 15 मन गल्ला ऑफ ग्रेन। अब हाफ एंड अ मिलियन 15 टन जो ग्रेन है, जो 15 टन आपको पता है टन जो है वो 25 मन का एक टन होता है। अब 15 टन के हिसाब से आगे हिसाब लगा ले, 15 टन का जो गल्ला है इज़ ओनली सफिशेंट। मन आपको पता है एक मन 40 किलो का होता है, ठीक है। अब इसी तरह 40 किलो मिल के एक मन बनाते हैं, इसी तरह 25 मन जो मिल के एक टन बनाते हैं। अब ये टन कितने हैं, 15 टन का जो गल्ला है इज़ ओनली सफिशेंट टू फीड द चाइनीज़ पॉपुलेशन फॉर 5 डेज। 15 टन का गल्ला, 40 किलो का एक मन, 25 मन का एक टन। अब 15 टन गल्ला जो है चाइना के लोगों के लिए सिर्फ 5 दिन की बात है। पहले मजदूरों की एग्जांपल दी उसने, मजदूर आप देखें, मैं इसलिए बातें रिपीट कर रहा हूँ कि 1 बाय 1 देखें तो किस तरह आपके पास पावर बनती है। जो वेस्ट कह रहा है कि चाइना को आबादी को किस तरह खिलाते हैं कि $1 80 करोड़ डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। एक मजदूर का काम करेगा तो 20 लाख मजदूर पूरे साल के लिए उनको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मुफ्त में मिल जाएंगे। और इसके अलावा वो कहता है कि एक कपड़ा जो है, आप उस कपड़ा जो पर मीटर जो है पर हेड लिया जाए तो 18 चक्कर आप दुनिया के लगा सकते हैं। अब उसके बाद 15 टन का गल्ला सिर्फ 5 दिन चाइना है, तो कैसे ये सारा कुछ चल रहा है ये। द फैक्ट रिमेन्स, हकीकत ये है डैट व्हेन द नंबर इज़ नॉट सिंपली अ जक्स्टापोजिशन ऑफ ए पर्सन। नंबर जो है जक्स्टापोजिशन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जक्स्टापोजिशन कहते हैं प्लेसिंग साइड बाय साइड। आप देखिए पहले इस बात को समझे फिर इस लाइन को देखें आप। अब देखिए जक्स्टापोजिशन प्लेसिंग साइड बाय साइड, फिर उसके बाद कंपैक्ट होल, 2 चीज़ें आप इनको देख ले। एक जक्स्टापोजिशन कहता है, कंपैक्ट होल कहता है, ये दोनों देख ले आप इसे, ठीक है। आपने वो बैल वाली कहानी सुनी होगी शायद कि जिसमें 2 बैल थे। अब दोनों को, मैं उसको छोड़ो, मैं इससे भी ज़्यादा आसान एग्जाम्पल आपको दूँ तो आप किसान के बेटों की कहानी आपने सुनी होगी। मैं इसलिए दे दूँगा आपके इस चीज़ बात को आसानी से समझ सकें आप इसे। किसान के बेटों की आपने कहानी सुनी है कि जिसमें वो बेटे जो है आपस में लड़ते हैं। अब इजी एग्जांपल है, आप समझ जाओगे आसानी के साथ। अब बेटे आपस में इस बात पे लड़ते हैं, उनमें इत्तेफाक नहीं है। बाप उनको समझाने की कोशिश करता है, लकड़ियों का गट्ठा उनके पास लेके आता है। अब लकड़ी के गट्ठे को वो 1 बाय 1 तोड़ता है तो आसानी से टूट जाती हैं, लेकिन जब लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा करके देता है उन्हें तो कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। सेम टू सेम एग्जाम्पल जहाँ पे भी आप इसे ये देखें, साइड बाय साइड है, ये साइड बाय साइड है। एक एक करके आप एक एक ही होते हैं, जैसे मर्जी आप जितने मर्जी कर ले, लेकिन ये एक ही है। लेकिन आप इन सब को कभी इकट्ठा करो ना, तो इन सब को इकट्ठा करके आप कुछ इस तरह की शेप आपके पास आएगी ये। अब ये मतलब इसका यह कि यूनिटी स्ट्रेंथ है। अकेला अकेला ही होता है, इकट्ठे ही होते हैं। इत्तेफाक में बरकत है।
अगर एक शख्स एक काम को 1 घंटे में करता है तो 10 शख्स मिलकर उसी काम को हो सकता है 5 मिनट के अंदर कर दें। यही एग्जांपल आपको चाइना के अंदर भी देना चाहता हूँ। वहाँ पे लोग वो इंडिविजुअली अपने आप को नहीं देखते, वो अपना सिर्फ नहीं देखते, वो सेल्फिश नहीं है, वो सिर्फ अपना नहीं सोचते, अपना फ़ायदा नहीं देखते, वो फ़ायदा देखते हैं कि अकेलेपन का नहीं, वो पूरे लोगों का फ़ायदा देखते हैं। वहाँ पे लोग पावर सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, वहाँ पे पावर ऐसे इकट्ठे करके पावर है। अब ये होगा जक्स्टा पोजिशन, ये जो लाइन है, मैं कलर चेंज करके, अब ये लाइन सारी जक्स्टा पोजिशन है, ये वाली साइड जक्स्टा पोजिशन के तहत इसमें 1-1 होते हैं, सारे एक एक होते हैं, लेकिन कंपैक्ट होल ये वाला कंपैक्ट होल है जिसमें आपके सारे मिल जाते हैं। वो कहता है चाइना के लोग सिंगल सिंगल देखे जाएं तो कुछ इस तरह नजर आएंगे, लेकिन चाइना के अंदर आपको कुछ इस तरह नजर आएंगे जो सारे मिल के काम करते हैं। अब ये कि नंबर्स को आप एक एक करके देखोगे वो नंबर्स होंगे, लेकिन आप उन्हीं नंबर्स को आप इकट्ठे कर दोगे तो ये आपके पास पूरी ताकत बन जाती है। सिंगल सिंगल में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जब मिल जाते हैं तो ये ताकत बन जाती है। आप 80 करोड़ आवाम को ना देखो, आप 80 करोड़ लोगों को गिनती गिनती में ना देखो, 80 करोड़ लोग ऐसे इकट्ठे हुए भी हैं। 80 करोड़ लोग अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने लोगों का सोचते हैं, अपने मफाद को साइड पे रख के वो सबके फ़ायदे का सोचते हैं। तो ये कंपैक्ट होल हो गया, ये प्लेसिंग साइड बाय साइड हो गया, ये जक्स्टा पोजिशन हो गया। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ लग चुकी होगी। तो कहते हैं कि नंबर इज़ नॉट सिंपली जक्स्टा पोजिशन, ये नंबर्स में नहीं आते, ये 1 बाय 1 नहीं है ये, बट अ कंपैक्ट होल। लेकिन जब ये मिल जाते हैं देन इट टेंड्स टू बिकम पावर, तब ये इस मुल्क की पावर बन जाती है। जब ये सारे लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो इस मुल्क की पावर बन जाती है। व्हेन माओ सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बहुत ज़बरदस्त लाइन है, और ये माओ की रेड बुक की लाइन्स है कि दैट इट इज़ द पीपल नॉट द थिंग्स दैट आर डिसीजिव। आप देखें, आपकी पहचान आपके मुल्क से होगी, आपसे नहीं होगी। इट इज़ द पीपल, ये लोग होते हैं, दैट आर नॉट द थिंग्स, ये चीज़ें नहीं होती, दैट आर डिसीसिव, डिसीसिव जो डिसाइड करती हैं। किसी मुल्क का जो तकदीर का फैसला होता है ये लोग करते हैं। किसी मुल्क को जो इनकलाब लाया जाता है, किसी मुल्क को तरक्की दी जाती है, ये चीज़ें तरक्की नहीं देती, ये वहाँ के लोग तरक्की देते हैं। अब लोगों की वजह से मुल्क ज़िंदा है, लोग नहीं होंगे तो मुल्क किसी चीज़ का नहीं है। बेशुमार आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ले, हर चीज़ को प्रोवाइड कर ले, हाँ सब कुछ मुल्क को हासिल हो जाए, लेकिन अगर उस मुल्क में लोग नहीं तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहता है ये लोग होते हैं, ये चीज़ें नहीं हैं डेटा डिसीजन जो किसी मुल्क की किसी तकदीर का फैसला करेंगी, जो किसी मुल्क की किसी तकदीर को डिसाइड करेंगी। डैट इज़ द पीपल, ये वो लोग होते हैं, नॉट द थिंग्स, ये चीज़ें नहीं होती जो किसी मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगी। ही इज़ ट्राइंग टू इनफेक्ट टू डेमोस्ट्रेट, तो ये बात कह के, ये लाइन कह के, ये लाइन उसमें ये लाइन कह के ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ये शो कर रहा है डैट दिस कंसेप्ट इज़ अपेरेंटली डिस्ट्रॉयड। ये कंसेप्ट उसका ज़ाहिरी तौर पे अपेरेंटली क्लियरली डिस्ट्रॉयड, ये उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये उसने ये सारा कैंसिल कर दिया बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इज़ स्टिल अ मीनिंगफुल वन, कि उसकी ये टेक्नोलॉजी है कि लोगों को ज़्यादा प्रेफर करो, चीज़ों को प्रेफर ना करो, तो ये उसकी इस टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है। उसकी ये वाली लाइन्स जो है, टेक्नोलॉजी लास्ट में आती है, टेक्नोलॉजी बाद में आती है, लेकिन अगर आप अपने लोगों को बना लेते हो तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है, ये लाइन इसमें क्वेश्चन बेशुमार दफ़ा रिपीट हुआ है कि व्हाट डज इट मीन बाय व्हेन माओ सेज दैट इट इज़ द पीपल नॉट द थिंग्स दैट आर डिसीसिव, इसका क्या मतलब है। तो इस लाइन को आप एक्सप्लेन करें। अब 1 बाय 1, ये तो मैंने सारा लेसन, मुश्किल था, ट्रांसलेशन ना सोचे कि बच्चे की ट्रांसलेशन नहीं आती, हम क्यों तैयार करें। आप याद रखें अनसीन क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप तब भी उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं जब आपने ट्रांसलेशन अच्छी सुनी होगी, अच्छी ट्रांसलेशन पढ़ी होगी। आप बेशक ट्रांसलेट ना करें, लेकिन इस सारे लेसन को अच्छा सुन लें, इस काबिल हो जाएंगे। जितना मैंने आपको 1 बाय 1 मैंने जितना रीड करवाया, आप अगर आप इस सब को अच्छा सुनते हैं तो आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन में चाहे जो क्वेश्चन भी आता है आप इस लेसन में से आप उसे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं इस लेसन के जो चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की है ख़ासतौर पर बच्चों के लिए जो बच्चे ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने आसान से अल्फाज में मैं उनको रीड भी कर दूँगा, क्वेश्चन भी रीड करूँगा, साथ आंसर भी रीड कर दूँगा। तो हाउ डज़ माओ से, माओ कैसे कहता है अबाउट द पावर ऑफ वुमेन। आपको मैंने बताया था वुमेन या जो औरतें या मर्द हैं उनकी पावर के बारे में माओ क्या कहता है, कितनी ताकत उनके मुल्क की कितनी ताकत है। तो माओ सेज डैट इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, कि एक मर्द या औरत मुल्क के लिए कैसे पावर होती है, कैसे ताकत बन सकता है। कहता है मैन है या वुमेन है,
मर्द हैं या औरतें, अगर आप देखें, अगर आप मर्द को एज ए प्लूरल लिख लिया है जमा के तौर पे तो MEN डालेंगे, यहाँ पे वुमेन भी आप ई के साथ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप वुमेन औरतों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे काइंडली ई के साथ ही चेंज करें क्योंकि हम सब औरतों की बात कर रहे हैं। कहता है इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ये मर्द और औरतों के हाथों में होता है टू चेंज द फेट ऑफ ए कंट्री, कि वो मुल्क की तकदीर को चेंज कर सकते हैं। मर्द या औरत चाहे तो अपने मुल्क की तकदीर को वो चेंज कर सकता है। पीपल आर इम्पोर्टेंट दैन मशीन, वो लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है मशीनों से। देन थिंग्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राइट ब्रीफ नोट ऑन चाइनीज़ वुमेन, चाइनीज़ वुमेन के बारे में आप एक नोट लिखे। चाइनीज़ वुमेन आर हार्ड वर्किंग, मैंने शार्ट से लिखी है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चाइनीज़ वुमेन आर हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करने वाली है। दे डू वर्क एज मैन, वो भी काम करती हैं एज मैन जिस तरह मर्द काम करते हैं। दे एंजॉय कंप्लीट बेनिफिट्स, उनको हर तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं। ठीक है, अब उसके डिस्कस चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर ज़राअत का सिस्टम। आप लेसन आपने सुना, आपको पता है ज़राअत के बारे में हमने क्या कुछ रीड किया, मैंने फिर भी शार्ट से आपने बताया। एग्रीकल्चर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एग्रीकल्चर कम्यून्स, एग्रीकल्चर कम्यून्स जो कम्यूनिटी है वो कंट्रोल करती है एग्रीकल्चर को। डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स, दो में आपको डिवाइड किया। लेसन में आपको मैंने डिटेल से बताया था कि ये दो टीमें बनी हुई होती है। प्रोडक्शन ब्रिगेड्स, जो एक टीम का नाम प्रोडक्शन ब्रिगेड्स है और दूसरी टीम जो टीम्स में डिवाइड की जाए, इन दोनों की असिस्टेंस से ये एग्रीकल्चर सारा कंट्रोल किया जाता है। अब आगे, व्हाट आर 3 फीवर्स चाइना डज नॉट हैव, कौन सी 3 बीमारियां, ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो कौन सी 3 बीमारियां चाइना के अंदर मौजूद नहीं है। दे डोंट हैव 3 फीवर्स, ये 3 बीमारियां उनके अंदर नहीं है। मनी, अल्कोहल एंड सेक्स, इस बात पे मैंने आपको लेसन में डिटेल से आप इसके बात कर चुके हैं हम। तो इसके बाद, व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, माशरती फ़वाइद क्या है चाइनीज़ वर्कर, चाइनीज़ वर्कर को। अब यहाँ पे आ नहीं आएगा क्योंकि वर्कर्स की बात की जा रही है। तो चाइनीज़ वर्कर को कौन से माशरती तौर पर फ़ायदा हासिल है। मेल एंड फीमेल हैव, मेल या फीमेल उनको जो भी हैं उनको एक जैसे फ़ायदे सबको मिले हैं। ऐसा नहीं कि मेल के लिए कुछ और है या फीमेल के लिए कुछ और है। तो दे इंजॉय फ्री मेडिकल, जो मैं आपको रिमूव करवा रहा हूँ वो काइंडली आप रिमूव करते जाएँ साथ साथ। तो जे इंजॉय कंप्लीट मेडिकल, फ्री मेडिकल, उनको मेडिकल फ्री दिया जाता है। दे एंजॉय 56 पेड सैलरी इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी जिसमें चाइल्ड, आपको पता है चाइल्ड बर्थ में 56 पेड सैलरी। अब उन्हें 56 जो है डेज बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश होने वाली है 56 दिन पहले उन्हें घर भेज दिया जाता है। दे हैव कंप्लीट फ्रीडम, उन्हें आज़ादी है मुकम्मल तौर पे। और हाउ डिड चाइनीज़ रिलाई ऑन देयर ओन सोर्स, अपने सोर्स, अपने ज़राए पे चाइना कैसे रिलाई करता है, डिपेंड कैसे करता है, अपनी चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है। दे डिपेंड ऑन लोकल मशीन, फॉरेन मशीन, जो बाहर की मशीनों पे डिपेंड नहीं करते, अपनी मशीनों पे डिपेंड करेंगे। दे डोंट डिपेंड ऑन फॉरेन मशीनरी, बाहर की मशीनों पे वो डिपेंड नहीं करते, अपनी फोर्सेस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आगे, हाउ हैज़ द पॉपुलेशन इन चाइना बीन कंट्रोल, चाइना के अंदर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया गया, चाइना के अंदर पॉपुलेशन को कैसे उन्हें काबू में रखा गया है। तो इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय अराइजिंग अवेयरनेस, उन्हें आगाही दी गई है अमंग मैसेज, लोगों के दरमियान आगाही दी गई है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ए स्मॉल फैमिली, उन्हें बताया जाता है कि अगर छोटा ख़ानदान होगा तो आपको किस तरह के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। वाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि दुनिया ने अपना एटीट्यूड, अपना रवैया चाइना की तरफ क्यों चेंज किया। द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड, उन्होंने अपना रवैया चेंज किया बिकॉज, क्योंकि चाइना हैज़ मेड वंडरफुल प्रोग्रेस। अब याद रखना, जो आपका क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो आप पास्ट देखें, अब लोग आपका क्वेश्चन पास्ट में है तो आप पास्ट में आंसर करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आपने प्रेजेंट में आंसर करना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आप इसे अगर कोई गलती देख भी लेते हैं तो आप उसे पास्ट में चेंज कर देंगे। वाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड, उसने अपना रवैया चेंज किया चाइना की तरफ। बिकॉज चाइना हैज़ मेड वंडरफुल प्रोग्रेस, क्योंकि चाइना ने वंडरफुल, शानदार तरक्की की थी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में। इसलिए वेस्ट वालों ने, दुनिया ने उसकी तरफ अपना रवैया चेंज किया। और डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ ए चाइनीज स्टूडेंट, चाइनीज स्टूडेंट की लाइफ में जो दिन है आप वो डिस्क्राइब करें। ठीक है, चाइनीज स्टूडेंट कैसा दिन गुजारता है, आसान सा लिखा है। और चाइनीज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टूडेंट जो है वो गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता है। गो स्कूल जाता है। डज होमवर्क, अपना होमवर्क करता है। रीड्स न्यूज़पेपर रीड करता है। एंड प्लेज विद फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ खेलता है। ये आसान से अल्फाज में मैंने बता दिया है। सारे क्वेश्चन मैंने आसान लिखे हैं ताकि आप उन्हें चाहे तो कॉपी कर लें, चाहे आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके आप इनसे तैयारी करते जाएं।
इट इज़ द पीपल नॉट द थिंग्स दैट आर डिसीज। लास्ट में आपको पता है लेसन के लास्ट में, इसी लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में इसके बारे में डिटेल से बताया कि लोगों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, थिंग्स को इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं दी जाती। जो डिसीजन लेते हैं वो लोग लेते हैं, चीज़ें नहीं लेती। तो इस बात को आप कैसे कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं? द नीड इज़ टू रूट आउट सेल्फिशनेस। अब ज़रूरत इस बात की है कि सेल्फिशनेस, खुदगर्जी को ख़त्म किया जाए। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इन दोनों लाइंस को लद मैंने इसलिए लिखा है कि इनका आंसर आपका एक ही है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग ही हैं, लेकिन इनका आंसर आप एक ही में दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इस तरह कि पहला क्वेश्चन है कि लोगों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, चीज़ों को नहीं। क्या मतलब इसका? और ज़रूरत इस बात की कि हम खुदगर्जी को अपने अंदर से ख़त्म करें। इसका क्या मतलब हुआ? तो इट मीन्स, इसका ये मतलब है इफ़ पीपल आर लॉयल, अगर लोग लॉयल, अगर वो वफादार हैं, अगर वो सिंसियर हैं, अगर वो अच्छा काम करने वाले हैं, अपने काम के साथ मुखलस हैं, एंड डेडिकेटेड, और अपना काम पूरे फ़र्ज के साथ करते हैं, टू देयर वर्क, अपने काम की तरफ वो लॉयल वफादार है और मुखलस है, द कंट्री विल प्रोग्रेस सून, तो उनका मुल्क जल्दी तरक्की करेगा। तो ये सारा लेसन नंबर 8 काफ़ी लेंथी लेसन था, शुरू में काफ़ी मुश्किल लेसन था, लेकिन मैंने देखा क्वेश्चन आपके उतने ही आसान है और मैंने कोशिश की है जितने आसान से आसान हो सकता था मैंने उसे लिखा है। बाकी इंशाल्लाह जितने बाकी लेसन हैं 1 बाय 1 मैं सारे लेसन आपको अपलोड करूँगा। जितना सिलेबस रहता है इंशाल्लाह ताला मैं सारा सिलेबस आपको कवर कराऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।